सबको प्रणाम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं समझ रही हूँ घर में हैं आप लोग, बहुत अच्छे होंगे। इस कोविड-19 के समय में आप घर में रहकर ही अच्छे से आनंद से हम जो भी पाठ बता रहे हैं ऑनलाइन में, ये सारे पाठ सुन के समझ लीजिए। आप लोग 5वीं कक्षा में पहुँच रहे हैं। 5वीं कक्षा में हम आज एक पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है राख की रस्सी। इससे संबंधित एक छोटी सी इस स्थल पुराण के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये कहानी एक तिब्बत नगर में हो चुका है। तिब्बत माने तिब्बत कहते हैं। तिब्बत माने तिब्बत, हिंदी में तिब्बत कहते हैं। इस तिब्बत प्रांत के बारे में हम एक वाक्य जानेंगे। तिब्बत में ऊंचे स्थान में लासा लासा नामक एक प्रांत है। उस प्रांत हिमालयों में है। इस प्रांत के लासा नगर के क्या कहते हैं, तिब्बतियों का दिल माना जाता है। यहाँ पर हम एक चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में लासा नगर दिखाई दे रहा है। ये हमारे नेपाल में स्थित है। ये बहुत ऊंचा नगर है। इसे क्या कहते हैं? लासा नगर कहते हैं। ये बहुत ऊंचा होने के कारण इस प्रांत को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तिब्बत माने तिब्बत। इस प्रांत के बारे में हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी कहाँ पर हो चुकी है? तिब्बत में हो चुका है। हम हमारे भारत में कैसे रहते हैं? हमारी वेशभूषा अलग होती है, हमारी भाषा अलग होती है। हम जो भी खाते हैं, खाने की जो भी पदार्थ होते हैं, उस तरह के पदार्थ भी अलग अलग होते हैं। पर यहाँ पर नेपाल में माने तिब्बत में एक कहानी होती है। वहाँ के वेशभूषा अलग होती है। वहाँ के लोग जो भी खाते हैं वो जौ बाजरे की जो भी खाने की पदार्थ होते हैं, उस तरह की जौ बाजरे की खाने की पदार्थ खाते हैं। आज हम राख की रस्सी पाठ पढ़ेंगे। राख की रस्सी, ये कहानी कहाँ के हो चुका था? कहाँ किस प्रांत में हो चुकी थी ये कहानी? तिब्बत में। तिब्बत माने तिब्बत। तिब्बत में एक राजा रहता है। राजा का नाम है सौंगवसेन गाम्पो। राजा का नाम क्या है? सौंगवसेन गाम्पो। सौंगवसेन गाम्पो। ये 32वें राजा है। तिब्बत में 32वें राजा का नाम क्या है? सौंगवसेन गाम्पो। 32वें माने 37। तिब्बत के 32वें राजा का नाम क्या है? सौंगवसेन गाम्पो। इस राजा के पास एक मंत्री रहता है। मंत्री का नाम है लोनपोगार। मंत्री का नाम क्या है? लोनपोगार। मंत्री का नाम क्या है? लोनपोगार। ये लोनपोगार मंत्री किस राजा के पास मंत्री है? यहाँ पर सौंगवसेन गाम्पो राजा के पास मंत्री काम करता था। लोनपोगार के एक बेटा है। उसी के बारे में लोनपोगार हर समय चिंतित रहता था। चिंतित माने एक तरह की व्यथा, बाधा। He is worried about his son, है ना? लोनपोगार बहुत चालाकी व्यक्ति था। चालाकी माने वेरी क्लेवर, ही इज वेरी क्लेवर। और हाजिर जवाबी इसके अंदर है। हाजिर जवाबी माने कोई भी समस्या आ गए तो उस समस्या को हर एक क्षण में भी, उसी क्षण में भी सॉल्व कर सकता है। उसी समस्या को सॉल्व कर सकता है, उसका सुलझाव निकाल सकता है। उस तरह की कुशलता को क्या कहते हैं? हाजिर जवाबी कहते हैं। ये हाजिर जवाबी चालाकी किस मंत्री के अंदर है? लोनपोगार मंत्री के अंदर है। उस तरह वो व्यवहार करते हुए राजा सौंगवसेन गाम्पो को बहुत आनंदित करता था। इसीलिए लोनपोगार भी मंत्री
जो भी लोन पोगार है उससे बहुत आनंदित रहता था। पर लोन पोगार किस व्यवस्था में चिंतित रह चुके हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है? लोन पोगार मंत्री का एक बेटा था। लोन पोगार का एक बेटा था। बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा कहकर लोन पोगार उसके बेटे के कारण बहुत चिंतित रहता था। उसका बेटा होशियार नहीं है, उसके अंदर चालाकी नहीं है, इसके कारण लोन पोगार हर समय उसके बेटे के बारे में चिंतित रहता था। दूसरे न्याय में एक दिन लोन पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े दे दिए। लोन पोगार ने क्या किया? उसके बेटे को 100 भेड़े दे दिए। 100 भेड़े दे दिए। उसे लेकर शहर जाओ कहकर उसे लेकर शहर जाओ कहकर लोन पोगार उसके बेटे को भेज दे देता है। क्या देता है? 100 भेड़े। भेड़े माने शीप। उसका बेटा क्या करता है? उसके 100 भेड़े लेकर शहर जा पहुंचता है। जाने के पहले लोन पोगार अपने बेटे से एक शर्त रखता है। वो क्या है? देखेंगे। वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम 100 जौ बोरों के साथ लेकर आओ कहकर उसका पिता माने कौन है? लोन पोगार शर्त रखता है। 100 बोरे माने बैग्स। क्या है ये? बोरे माने बैग्स। 100 बैग्स लाना है। उसमें क्या भर के लेकर आना है? बोरे। जौ माने बार्ली के जो भी बीज होते हैं उसके बोरे 100 लेके आना है। उसका बेटा 100 भेड़ों को लेकर शहर पहुंच जाता है और सड़क के किनारे बैठ जाता है। शहर में जाकर सड़क के किनारे बैठ जाता है, मगर कोई उसका हल नहीं सोचता। मैं क्या करूं कहकर वहां पर शहर में सड़क के किनारे उसी के बारे में सोचते हुए बैठ जाता है। उस समय खड़ी हुआ, क्या बात है, इतने में दुखी हो गए। वहां पर एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आकर खड़ी हो जाने के बाद वो पूछती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो कहकर वो लड़की उस युवक से पूछती है। लोन पोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोन पोगार का बेटा उस लड़की को बताता है, मुझे एक समस्या है। मेरे पिताजी लोन पोगार ने मुझे 100 भेड़े दे दिए। देते हुए क्या कहा? मुझे 100 जौ बोरों के साथ आने के लिए एक शर्त रखा था। इसी के बारे में मैं यहाँ पर चिंतित हूँ कहकर लोन पोगार का बेटा उस लड़की को अपनी समस्या बता देता है। कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारा। ये समस्या सुनने के बाद वो लड़की क्या करता है? उस भेड़े जो भी है उसके पास कितने भेड़े हैं? 100 भेड़े हैं। 100 माने 100 शीप। उस 100 भेड़े के क्या करती है? वो बाल उतार देती है। भेड़ों के ऊपर जो भी बाल होते हैं, बाल माने जो भी हेयर्स को क्या कहते हैं? बाल कहते हैं। उस बाल को उतार देती है। उतार देने के बाद दूसरे बाजार में बेच देती है। बेचने के बाद उसे कुछ पैसे आ जाती है। इस तरह लोन पोगार का बेटा उस लड़की की सहायता से वो उसके भेड़ों के बाल बेचकर कुछ पैसे कमाकर उस पैसों से 100 जौ की बोरे खरीदकर वो लोन पोगार का बेटा अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। उसके बाद लोन पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। उस समय वो सोचता है, अब्बा मेरा पिताजी बहुत खुश होंगे कहकर वो सोचता है। बाहर चले गए। दूसरे दिन और एक दिन आ गया। एक दिन की घटना है, वो घटना हो चुका है और एक दूसरे दिन आ गया है। दूसरे दिन भी लोन पोगार क्या करता है? मैं अपने बेटे को फिर दूसरे बार मैं शहर भेजूंगा कहकर लोन पोगार अपने बेटे को फिर शहर जाने के लिए कहता है। उसके साथ 100 जौ के 100 बोरे लेकर आओ। पसंद नहीं आए। पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे
जरा भी पसंद नहीं आया। तुमने जो भी भेड़ों के बाल उतारकर तुमने पैसे कमा कर लाया, मुझे पसंद नहीं आया कहकर किसने कहा? लॉर्ड बोगार्ट ने अपने बेटे को कहा। और उन्हें भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना कहकर उसके पिताजी अपने बेटे को फिर एक बार शर्त रखकर उसे बेच देता है। एक बार फिर निराश लॉर्ड बोगार्ट का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। फिर उसका बेटा शहर चले जाता है। शहर चले जाकर फिर अपने भेड़ों के साथ उसी समय उसी रास्ते के ऊपर बैठ जाता है। उस समय भी वो लड़का उस लड़की के बारे में सोचता रहता है, मैं क्या करूं, इस भेड़ों को लेकर मैं पैसे कैसे कमाऊं कहकर वो अपने बारे में, अपने भेड़ों के बारे में सोचता रहता है। और एक भी सोचता है, अब्बा फिर वो लड़की आ गई तो मेरी समस्या का सुलझाव करेगी कहकर वो लड़का सोचता रहता है। उसी समय वो लड़की वहां पर आ जाती है। उस समय क्या हो जाती है? लड़की आई, उससे अपनी मुश्किल सुनाई, अपनी समस्या वो लड़का उस लड़की को सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों को मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देगी, लड़की ने सोचकर बोली। एक तरीका माने मैं एक आइडिया बता दूंगी कहकर उस लड़की ने उस लड़का को बता दी थी। उसने भेड़ों की सींग काट लिए। उसने भेड़ों की सींग माने क्या है यहाँ पर? हॉर्न्स। भेड़ों की जो भी हॉर्न्स होते हैं वो काट देती है वो लड़की। काट देने के बाद भेड़ों के सींग काट लिया। उन्होंने क्या किया? उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उसने 100 बोरे जौ खरीदे। उसने क्या किया? वो सींग काटकर बेचकर 100 जौ के बोरे खरीद ली। और एक शर्त भी रखता है लॉर्ड बोगार्ट, उसके बेटे को एक शर्त भी रखता है, एक तुम्हें राख की रस्सी भी लेकर आना है कहकर लॉर्ड बोगार्ट अपने बेटे को कहता है। राख की रस्सी बना सकते हैं क्या? रस्सी माने क्या है? रोप। रोप कैसे रहना चाहिए? राख की रहनी चाहिए। राख की रस्सी लॉर्ड बोगार्ट कौन सा शब्द रखा था? लॉर्ड बोगार्ट एक राख की रस्सी लेकर आने के लिए उसको बेटे को शर्त रखता है। उस समय वो लड़की क्या करती है? एक वहां पर लॉर्ड बोगार्ट के बेटे को सौंपकर उसके लिए लॉर्ड बोगार्ट क्या करता है? उस लड़की की सहायता से भेड़ों के जो भी सींग होते हैं, सींग माने क्या समझेंगे हम? हॉर्न्स। सींग को बेचने के बाद उसके पास जो भी पैसे होते हैं उन पैसों की सहायता से 100 जौ बोरे उस राज्य को ले जाने के बाद अपने पिताजी को लॉर्ड बोगार्ट को सौंप देता है। लॉर्ड बोगार्ट को ये सारे बोरे सौंपते हुए ये जो भी घटना, जो भी कहानी हो चुकी थी उसके बारे में लॉर्ड बोगार्ट के बेटा अपने पिताजी को कहता है। सारी कहानी कहकर सुनाई देता है। लॉर्ड बोगार्ट ये सारी कहानी सुनने के बाद इस तरह कहता है। सुनकर लॉर्ड बोगार्ट ने बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर लेके आए कहकर लॉर्ड बोगार्ट अपने बेटे को कहता है। क्या कहता है? उस लड़की से कहो कि 9 हाथ लंबी रस्सी, 9 हाथ लंबी रस्सी। वो रस्सी किससे बनाई हुई है? राख से बनाई रहना चाहिए। उस तरह की 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर लेके आने के लिए उस लड़की से कहो कहकर लॉर्ड बोगार्ट अपने बेटे से कहता है। यही वार्ता, यही संदेश लॉर्ड बोगार्ट के बेटा अपने उस लड़की को जाकर कहता है। उसके बाद शर्त रखी, मैं रस्सी बना लूंगी। ये सारी कहानी, ये विषय, ये संदेश वो लड़की सारी सुनने के बाद एक शर्त रखती है। वो क्या है? मैं रस्सी तो बना दूंगी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम
गले में पहननी चाहिए। वो लड़की कहती है मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी तो बनाकर लेके दे देती हूँ, बनाकर दे देती हूँ, पर अपने पिताजी को क्या करना है, वो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी को अपने गले में पहनना है, कहकर वो शब्द वो लड़की अपने पिताजी को कहने के लिए कहती है। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, क्योंकि लोनपोगार क्या सोचता है, राख की रस्सी बनाते हैं क्या, कोई भी नहीं बना सकते। इसीलिए लोनपोगार ने इस तरह 9 हाथ राख की रस्सी बनाने के लिए एक शर्त रखा था। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। ये बात लोनपोगार को पता चलता है। पता चलने के बाद लोनपोगार ये शर्त मंजूर कर लेता है। He accepted that शर्त। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ले ली। अगले दिन वो लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया, 9 हाथ लंबी, 9 हाथ माने एक हाथ यहाँ से यहाँ तक होती है, इस तरह एक हाथ यहाँ से यहाँ तक होने के बाद इसी की तरह 9 हाथ लंबी रस्सी, एक 9 हाथ लंबी रस्सी ले लेती है। उसे वो क्या करती है लड़की, उससे आग से जला देती है, उस रस्सी को आग से जला देती है। जलाने के बाद वो रस्सी जल जाती है। जल जाने के बाद उस पत्थर के ऊपर एक तरह राख बन जाती है। राख, राख माने ऐश, राख माने ऐश, सीरियल राख, राख माने ऐश। रस्सी को जलाने के बाद उस रस्सी से ऐश आ जाती है। उस ऐश को वो क्या करती है, वो लड़की वो पत्थर के ऊपर वैसे ही पड़ जाती है। अब वो क्या बन गई है, राख बन गई है। वो राख किसके ऊपर है, पत्थर के ऊपर है। अब वो क्या बन गया है, राख की रस्सी बन गई है। वो लड़की उस लोनपोगार को बेटे को बता देती है, देखो मैं यहाँ पर राख की रस्सी बना दे चुकी हूँ। अब ये राख की रस्सी आपके पिताजी को पहनना है, कहकर वो लड़की लोनपोगार के बेटे को बता देती है। और जला दिया, रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख की बच गई। इसे इस समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा, पर लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो गई। लोनपोगार को क्या हो जाता है, वो चकित हो जाता है, वो आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि वो लड़की ने क्या किया, रस्सी को जलाकर जो भी राख, राख माने ऐश, ऐश की राख की सहायता से एक माला बना देती है। इसे क्या कहते हैं, राख की रस्सी कहते हैं, है ना। ये रस्सी को किसे पहनने के लिए कहा, लोनपोगार को। उस समय क्या हुआ, वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। लोनपोगार समझता है, अम्मा राख की रस्सी हम गले में पहन सकते हैं क्या, नहीं पहन सकते। वो लोनपोगार बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि जो भी शर्त लोनपोगार ने रखा था उस शर्त को उस लड़की ने एक तरह सुझाव करके ले आकर अपने सामने रख दिया। इससे लोनपोगार ने अपने बेटे के ऊपर बहुत संतुष्ट हो गया। उस लड़की को, उस लड़की की चालाकी को, उस लड़की की हाजिर जवाबी को देखकर लोनपोगार बहुत खुश होकर उस लड़की को क्या हुआ, अपने बेटे को देते हुए विवाह कर देता है। बहुत आनंदित से विवाह कर देता है। और बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो चुकी है। देख लिए हैं क्या, धूमधाम से उन दोनों की शादी हो चुकी है, क्योंकि ये लोनपोगार की बेटा है, वो चालाक नहीं है। वो किसकी सहायता ली, एक लड़की की सहायता ली। वो बहुत चालाकी है, उसमें भी एक तरह की हाजिर जवाबी है ना। उसकी सहायता से
उसने अपने जो भी समस्याएं हैं उसके लिए सुझाव ढूंढ लिया। ये सारी देखने के बाद अपने पिता लोगोगा इन दोनों की शादी भी कर ली है। इस तरह एक समस्या का सुलझाव हो चुका है ना। हमारे अंदर भी चालाकी, हाजिर जवाबी हमारे अंदर सब लोगों के अंदर भी रहना है। समझ में आ गए है ना बच्चों। राख की रस्सी क्या हो गई है? रस्सी, रस्सी है ना। वो रोप किससे बनाई हुई है? राख, राख माने ऐश, पत्थर के ऊपर जो भी ऐश होती है उसकी सहायता से एक माला बनानी है। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया? राख की रस्सी। धन्यवाद।